नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थरों को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो शोर मचा दे और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। मित्रों, आज का मोटिवेशन कोट है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से ऐ मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मित्रों, कुछ परेशानियां जरूर आ सकती हैं, कुछ कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपका अगर हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ मित्र हमारे घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, घर से दूर, लेकिन यकीन मानिए साथियों, जिस दिन आप सफल होके अपने घर जाएंगे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके, वह दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा। आज मित्रों हम पढ़ेंगे संविधान की अगली कड़ी में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नागरिकता, दो चीजें होती हैं, एक होता है नागरिक और एक होता है विदेशी। जो नागरिक होता है उसे सभी नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मित्रों, जो नागरिक होता है उसे सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने की। अब बात करते हैं नागरिक की। नागरिक अगर हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो नागरिक होता है उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं वो एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला अधिकार है धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। एक ऐसा अधिकार होता है, ये जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ ये अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशी इस अधिकार से वंचित रहेंगे, पहली चीज। दूसरी बात आती है कि जो लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार, लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है। तीसरी चीज मित्रों आती है कि भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाना आदि संबंधी अधिकार, ये भी सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर हम चौथी चीज बात करें तो मताधिकार जो होता है, यह भी सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। पांचवी चीज की अगर हम बात करें, संसद हो या राज्य के जो विधान मंडल होती हैं, ठीक है, उसकी सदस्यता प्राप्त करना हो,
यह भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगली बात अगर हम बात करें, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, महाधिवक्ता हो गए, इन सारे लोगों की जो योग्यताएं हैं वे सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिकों को प्राप्त हैं। विदेशी लोग ऐसी योग्यताएं नहीं रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। एक दो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ जो अधिकार विदेशियों को प्राप्त होते हैं कौन कौन से? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत की जो विधियां हैं उसके समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो। दूसरी चीज, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह भी विदेशियों को प्राप्त है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता, यह भी यहां पर विदेशियों को प्राप्त है। चौथी चीज है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी विदेशियों को प्राप्त है। तो कुछ यहां पर अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं। अब बात आती है कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, भारत की जो नागरिकता है वो कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज आती है जन्म से। जन्म से नागरिकता का मतलब होता है, एक डेट दी हुई है 26 जनवरी 1950। मित्रों 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 को यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है कि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हों, तो उस कंडीशन में भी किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरी चीज आती है कि यदि संविधान से पूर्व, जब हमारा संविधान बना था उससे पूर्व करीब 5 साल से भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, निवासी हो। यदि संविधान बनने के पहले लगभग 5 साल से अगर भारत में निवास कर रहा होगा तो वह व्यक्ति भी जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा, उसे भी भारत की नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहली चीज हो गई जन्म से। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी चीज। दूसरा आता है वंश परंपरा से। वंश परंपरा से, वंश परंपरा से,
वंश परंपरा का मतलब हो गया कि 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, कहाँ लेता है जन्म? विदेश में जन्म लेता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर देखना होगा कि अगर उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत के नागरिक हों, तो ऐसे कंडीशन में उसको वहाँ पर भारत की नागरिकता दे दी जाती है। पहले क्या था, माता के द्वारा नहीं देखा जाता था, माता के आधार नहीं देखा जाता था। अब जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से माता का भी वहाँ पर देखा जाने लगा। पहले सिर्फ और सिर्फ पिता के उससे होता था कि अगर पिता भारत का मूल निवासी है तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन भारतीय नागरिकता संशोधन 1992 के द्वारा माता भी अगर भारत की ओरिजिन रही है तो उसके आधार पर वहाँ पर हम भारत की नागरिकता उसको दे सकते थे। ये तो बात रही हमारी पंजीकरण द्वारा। एक चीज और होती है वंश परंपरा द्वारा, सॉरी, एक होती है पंजीकरण द्वारा। अगला है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? पंजीकरण द्वारा का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तो भारत में कम से कम उसे 5 साल तक निवास करना होगा। कितने साल तक? 5 साल तक। बड़ा लंबा समय है, 5 साल तक निवास करना है। हाँ, लेकिन मित्रों 5 साल तक निवास करना आवश्यक है। पहले यह समय सीमा 6 माह हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या है? 5 साल है। अभी क्या है? 5 साल है। तो ऐसा व्यक्ति जो 5 साल से निवास कर रहा है, अब वो पंजीकरण करा सकता है अपना। किसके लिए? नागरिकता के लिए। तो पंजीकरण कराने से पहले उसे 5 साल तक भारत का निवासी होना आवश्यक है। इस कंडीशन में वो क्या होगा? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा। दूसरा है, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले, उस कंडीशन में उस महिला को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब, अगर कोई लड़का है और विदेशी मैम ले आया, शादी कर ली, तो फिर उसको उसके आधार पर यहाँ पर उसको पंजीकरण कराना होगा और उसको नागरिकता यहाँ की प्राप्त हो जाएगी। दूसरा आता है देशीकरण द्वारा। कौन सा? देशीकरण द्वारा। देशीकरण का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक लगातार भारत में रह रहा हो, 10 साल तक भारत में रह रहा हो, कितने साल तक? 10 सालों तक, तो ऐसी कंडीशन में देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके, देशीकरण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है देशीकरण द्वारा। अगली कंडीशन है जिसके आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भूमि के अर्जन पर भारत राज्य संघ अगर ऐसे किसी अन्य राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, ठीक है, फकीर है, सभी जानते हैं। अगर भारत इसे अपने में मिला ले, अपने संघराज्य क्षेत्र में, तो जो यहां के जितने भी निवासी होंगे
उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है भूमि के अर्जन पर, कोई भी ऐसा भूमि का टुकड़ा जो पहले भारत की धरती पर नहीं था, भारत राज्य संघ में सम्मिलित नहीं था, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर भारत ने उसे अपने राज्य में मिला लिया तो यहाँ के जितने भी नागरिक होंगे उनको स्वतः ही वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये भूमि के अर्जन पर भी जो है हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है। वैसे भी नल्ले को क्या है, फकीर को आ ही जाना चाहिए भारत में, खाने के लिए तो है नहीं वहाँ कुछ, ठीक है, सबको भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी और फिर खाने को भी मिल जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा, ये तो रही बात कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगला टॉपिक है कि नागरिकता का अंत भी कैसे हो सकता है। प्राप्त तो करना हम सीख गए, अब भारत की नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, का अंत। मित्रों, भारत की नागरिकता का अंत भी हो सकता है संभव। कैसे? सभी जानते हैं जो भारत की नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य राज्य की या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वहां पर क्या होगा, उस व्यक्ति की नागरिकता अपने आप स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। अगली कंडीशन है, कहने का मतलब जैसे हमारी भारत की नागरिकता थी, हमने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी और उसको या कोई व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता का परित्याग कर दे, स्वतः ही नागरिकता का परित्याग कर दे। मित्रों, दो कंडीशन हम यहां पर सीखे हैं। पहली है कि अगर देश की नागरिकता किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली जाए, है ना, तो वहां पर भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरी है कि स्वतः ही नागरिकता का परित्याग कर दिया जाए, ठीक है, कि अगर हम चाह नहीं रहे कि हम भारत की नागरिक रहें तो उस कंडीशन में हमें भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। सरकार भी किसी भी नागरिक को वंचित किया जा सकता है। कैसे? ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान में अपनी अनिष्ठा रखता हो, कहने का मतलब भारतीय संविधान को ही ना मानता हो, ठीक है, संविधान में अपनी अनिष्ठा रखता हो, भारतीय संविधान को ही ना मानता हो। अगला है शत्रु देश से युद्ध होने पर शत्रु की मदद करना। मान लो युद्ध हो रहा हो, ठीक है, और उसने अपने शत्रु को ही इंफॉर्मेशन पहुंचाना शुरू कर दिया हो, तमाम सारे ऐसी इलीगल गतिविधियां स्टार्ट कर दी हो जिससे भारत को ही नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। ऐसी कंडीशन में सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगा। अगली कंडीशन आती है कि अगर आपने गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, गलत दस्तावेज दिखाकर या गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो ऐसी कंडीशन में भी भारत की नागरिकता भारत सरकार खत्म कर सकती है। ये उसके हाथ में है। अगला आता है
कि ये अगर किसी महिला ने, अगर किसी महिला ने विदेशी पुरुष से शादी कर ली हो, किसने? विदेशी पुरुष से शादी कर ली हो, पुरुष से शादी कर ली हो। अगर किसी महिला ने विदेशी पुरुष से भी शादी कर ली हो तो उस कंडीशन में भी क्या है, उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी उस महिला की। ठीक है। अगली कंडीशन आती है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से, लगातार कितने वर्षों से? 7 वर्षों से भारत से बाहर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। ठीक है। तो ये तो रही भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और सरकार द्वारा या स्वतः ही कैसे वो निरस्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता जो है, नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के बीच में दिए हुए हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो बारी बारी से मित्रों सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है आर्टिकल नंबर 5। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 5? आर्टिकल नंबर 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। किन किन व्यक्तियों को संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हो गया है। तो ऐसे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि भारत में उसका जन्म हुआ हो, भारत में उसका जन्म हुआ हो। दूसरा है माता पिता, माता या पिता, इनमें से किसी एक का, इनमें से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो। और तीसरी कंडीशन आती है कि संविधान बनने से पूर्व, बनने से पूर्व करीब 5 साल से, 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। समझेंगे इसको? आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब बना था, ठीक है, उसके प्रारंभ से ही नागरिकता किन किन व्यक्तियों को मिल सकती है। तो पहला है भारत में उसका जन्म हुआ हो, तो वो जन्म से ही भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। दूसरा कहता है कि उसके माता पिता दोनों में से किसी एक को, ठीक है, किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो संविधान बनने से पूर्व 5 साल तक, ठीक है, 5 साल से पहले से ही भारत में रह रहा हो। ऐसी कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये तो रही बात हमारी आर्टिकल नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 का कहता है कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार,
संबंधी अधिकार। देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत के, किसके, अविभाज्य भारत के नागरिक हों। कहने का मतलब जब भारत विभाजित नहीं हुआ था पाकिस्तान से, उस समय अगर उसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, इनमें से कोई अविभाज्य भारत के नागरिक हैं और वो पाकिस्तान से भारत आया है, तो दो कंडीशन में उसको भारत की नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। पहली कंडीशन ये है, यहां पर एक डेट फिक्स करी गई थी 19 जुलाई 1948, ये डेडलाइन थी, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो भारत आ गए हों। दूसरी आई थी कंडीशन कि 19 जुलाई 1948 के बाद, तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उनको तो स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे मित्रों, उन्हें पंजीकरण कराना जरूरी होगा, उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक था। और यह पंजीकरण तभी पॉसिबल था जब पंजीकरण कराने के 6 माह पहले से ही आप वहां निवास कर रहे हों। तो ये चीज़ यहां पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि कितना समय पीरियड होना चाहिए पंजीकरण से पहले, तो 6 माह का था, टाइम था। तो ये रही बात आर्टिकल नंबर 6 की। एक बार फिर से देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का संबंधी जो अधिकार था वो आर्टिकल नंबर 6 में था। अब बात हम करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 कहता है, आर्टिकल नंबर 6 कह रहा था तो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने या प्रवासन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार। दोस्तों पहले आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होके आए हैं, अब क्या है, भारत से पाकिस्तान माइग्रेट होके गए हैं, ठीक है। यहां पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान से भारत पहुंच गए हैं माइग्रेट होकर, लेकिन अब फिर से वो वापस भारत आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान समझ नहीं आया उनको, कुछ होशियार लोग थे, क्या किए कि नहीं यहाँ नहीं रहना हमें, तो वो फिर से कहाँ आ गए, लौट के भारत आ गए। तो अगर वो फिर से लौट के आ रहे हैं भारत, ठीक है, तो उनको क्या है, एक पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। सिंपली इस आर्टिकल में यही है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 8 की। मित्रों आर्टिकल नंबर 8 में कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत के बाहर जो रह रहे हैं, कहने का मतलब जो अभी भारत में नहीं रह रहे हैं, लेकिन भारत के उद्भव मतलब भारतीय मूल, ओरिजिन जो है वो भारत का है। ओरिजिन का मतलब उनके माता पिता
या दादा दादी भारत के निवासी हों, भारत के निवासी हों। तो कहने का मतलब भारत के जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, भारतीय मूल के लोग, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 8 में। क्या होता है, कैसे उनको नागरिकता मिल सकती है? वे लोग केवल कूटनीतिज्ञ तरीके से पंजीकरण करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9 में कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता का स्वतः लोप हो जाना। चूंकि मित्रों जो भारत की नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है, तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर यहाँ पर 9 पर दिया गया और संविधान की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 की। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है, तो संसदीय विधिक प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो नागरिकता है विधि के उपबंधों के अधीन है। विधि के उपबंधों के अधीन का मतलब होता है विधि सम्मत है, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, तो उसकी नागरिकता संसदीय विधिक प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती है, किसी भी अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 11 की, जो इस टॉपिक का आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं उनमें संसद द्वारा ही परिवर्तन किए जा सकते हैं। कहने का मतलब संसद द्वारा ही विधि का निर्माण हो सकता है। जो नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं भारत में, वो उस पर संसद ही विधि बना सकती है और संसद ही उसमें कोई भी चेंजेस ला सकती है। ये तो रही बात आपकी आर्टिकल नंबर 11 की। यहाँ पर हमारे सारे आर्टिकल पूरे होते हैं। और एक बार हम थोड़ा सा इन सारे आर्टिकल को फिर से देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। भारत की जो नागरिकता है उसका प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर
11 तक के बीच में। आर्टिकल नंबर 5 जो हमारा कहता है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखेंगे इसको। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ही जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उनके विषय में आर्टिकल नंबर 5 में चर्चा करी गई है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, एक वहां पर डेट फिक्स कर दी गई थी 19 जुलाई 1948। तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, है ना, उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान अधिकारों को वहां पर सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान की ओर माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, वहां पर भी एक डेट निश्चित करी गई है 1 मार्च 1947 से पहले। 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद पुनः वो भारत में आना चाह रहे हैं, भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, तो उनके अधिकारों का वहां पर प्रावधान किया गया है। अब देखिएगा दोनों आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल नंबर 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर पाकिस्तान से क्या है, भारत आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दोनों थोड़ा सिमिलर हैं, इन दोनों को ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर जो 8 कह रहा है वो कह रहा है कि इंडिया से जो बाहर रह रहे हैं वो भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल का मतलब भारतीय ओरिजिन, जिनके माता पिता या दादा दादी कोई भी पहले भारतीय नागरिक रह चुके हों, ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो कूटनीति के तरीके से अगर हम उनका पंजीकरण कराते हैं, वो अपना पंजीकरण कराते हैं, तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, ठीक है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत जो है वह इकहरी नागरिकता का प्रावधान रखता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है, ठीक है, विधि सम्मत है, तो ऐसी कंडीशन में संसदीय प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से उसकी नागरिकता भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि जो संसद है, ठीक है, उसे ही पूरी शक्ति दी गई है नागरिकता संबंधी अधिकारों पर विधि बनाने का। तो ये आर्टिकल नंबर 11वां आर्टिकल यहाँ पर आपके 5 से लेकर 11 तक कवर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है वो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है, और एक लास्ट है भूमि के अर्जन द्वारा, यानी कि जो ऐसा भूमि क्षेत्र जो भारतीय सीमा में नहीं है, अगर उसको हम अर्जित करते हैं तो वो, ठीक है, भारत की वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, किन किन कंडीशन में भारत की नागरिकता हम खो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत की नागरिकता खोने का सबसे पहला जो कारण है वो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो उसकी स्वतः ही नागरिकता क्या होगी, यहाँ पर छिन जाएगी। अगली कंडीशन है कि कोई स्वेच्छा से ही त्याग दे। स्वेच्छा का मतलब हम चाह ही नहीं रहे कि हम भारत की नागरिक रहें, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, अपनी नागरिकता छिनवा सकते हैं या त्याग सकते हैं। अगला है कि अगर सरकार हमारी नागरिकता छीन ले, तो सरकार हमारी नागरिकता कैसे छीनेगी? सरकार हमारी नागरिकता तभी छीनेगी जब हम कुछ गद्दारी करेंगे। गद्दारी कैसी हो सकती है? मान लीजिए युद्ध चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से, और हम पाकिस्तान को अपने देश की गुप्त सूचना उसको पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब युद्ध में अगर शत्रु की सहायता कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम अपनी नागरिकता खो देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें शत्रु की जो सहायता है वो नहीं करना है, ठीक है। अगली कंडीशन है अगर हमने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली है, गलत तरीके से मतलब गलत प्रमाण पत्र देकर या गलत पंजीकरण कराकर, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, हम अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। यदि कोई महिला जो भारत की निवासी थी, भारत की नागरिक थी, वह किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अगली कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 साल लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी क्या होगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये रही बात मित्रों नागरिकता की। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार रहेंगे, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मंडे से हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो मित्रों ज्योग्राफी की क्लासेस इस क्लास के बाद होंगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिसर जित से, लाभ उठाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय।